आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़ास सियासी माहौल पर बना हुआ प्रोग्राम है और अपने इस प्रोग्राम में हम बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ बिजनौर के बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। महबूब रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 30 साल का पत्रकारिता का तजुर्बा, ज़िला बिजनौर पर बहुत ही विश्लेषण है। ज्योतिलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तकरीबन 30 साल का अनुभव पत्रकारिता का है और काफ़ी समय से ज़िला बिजनौर को देख रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल एकदम चुनावी माहौल पूरे यूपी में है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और चर्चा में मैं उनको साथ में लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिजनौर सदर विधानसभा सीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली महिला विधायक बिजनौर की सदर विधानसभा सीट से बनी थी। रानी चंद्रावती कांग्रेस से थी और उसके बाद तकरीबन 40 साल के बाद सन 1991 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। स्वर्गीय महेंद्र पाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को सदर विधानसभा सीट दिलाई थी। तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी और बसपा में ये रहा है कि कभी भाजपा की सीट निकलती है और कभी बसपा की निकलती है। बीच में एक बार ऐसा हुआ यहाँ पर कि जब उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी से कुमरानी रुचि वीरा यहाँ पर विधायक बनी थी तकरीबन 2 साल और 2 महीने के लिए। तो आगे चर्चा के लिए मैं अपने वरिष्ठ लोगों को साथ में लेती हूँ। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरी तरह चुनावी माहौल अब इस सीट पर हो चुका है। किस तरीके का माहौल आप अभी सदर विधानसभा सीट पर देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो सीन है विधानसभा चुनाव का, बसपा ने तो अपने पत्ते खोल दिए। उन्होंने कुंवर रानी रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बना लिया है। अभी गठबंधन जो सपा आरएलडी गठबंधन है उससे प्रत्याशी जो अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि चर्चा जरूर है कि डॉक्टर नीरज चौधरी हो रहे हैं, कभी कोई और किसी की बात करते हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी लाने की बात करते हैं। और बीजेपी की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जो विधायक है सिटिंग गेटिंग का फार्मूले के तहत वो सुची चौधरी को ही टिकट मिलना ये माना जा रहा है। तो अभी सब लोगों की निगाहें इस बात पर है कि इन दोनों दलों से, भाजपा से और गठबंधन से, कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी ब्राह्मण को बनाया है, विनीत शर्मा को बनाया है। तो अभी पूरी तरह भी निगाहें जो लोगों की हैं वो केवल इस बात पे है कि प्रत्याशी अभी गठबंधन का और बीजेपी का, इनका जब तक प्रत्याशी क्लियर ना हो जाए तब तक जो चुनाव में जो सरगर्मी जो तेज होंगी, जो गर्माहट आएगी चुनाव में, वो अपेक्षित गर्माहट नहीं आ पा रही है अभी। हालांकि लोग बाग अपने अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जो संगठन के लोग हैं, हालांकि माना जाता है कि जो संगठन है वो बीजेपी बसपा के बाद बीजेपी का संगठन मजबूत है जो बूथ लेवल तक गया है। बीजेपी के लोग जरूर बूथ तक जा कर के वो अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और उनकी रैली भी हो चुकी है। हालांकि गठबंधन की कोई रैली नहीं हो पाई इससे पहले कि वो रैली करते और वो आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन उनका जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, जो उनके जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, वो बराबर ये इस प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि वो चाहे टिकट हमको मिल जाता तो हम लोग किस तरह से अपना प्रचार करते। हालांकि वो भी प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो अपेक्षित सरगर्मी नहीं आ पाई है। और जब तक इस सीट का ये प्रत्याशी डिक्लेयर ना हो तो मैं मानता हूँ कि तब तक पूरी तरह सीन या जनता का रुझान क्या होगा या उनके क्या क्या घोषणा पत्र जो अपना बनाएंगे या जनता से वादे करेंगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी भविष्य के अभी गर्भ में है। मैं आपसे महबूब साहब ये जानना चाहूँगी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं फिलहाल अगर देखा जाए कि गठबंधन से या तो मुस्लिम प्रत्याशी आएगा या जाट प्रत्याशी आएगा।
मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। पहले नंबर पर यहाँ की वोटर्स की जो संख्या है वो मुस्लिम है, और जाट थर्ड नंबर पर आते हैं। सेकंड नंबर पर दलित आते हैं। दलित तो बीएसपी का ही बेस वोट बैंक माना जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये माने कि गठबंधन से यहाँ पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी आएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अमीर आलम का नाम पिछले दिनों चर्चा में रहा, शाहनवाज राणा भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट हो जाए। बहरहाल जो भी हो, अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर चुनाव पर? देखिए, यह है सदर सीट पर, जैसा आपने बताया कि बहुत काफ़ी समय से यहाँ कोई एक बात, सबसे बड़ी बात जो है ये है, मुस्लिम मतदाताओं के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि यहाँ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीत पाता। जब कई बार यहाँ मुस्लिम जीते भी हैं, शाहनवाज राणा जी यहाँ जीते थे, तो शाहनवाज राणा जी के भी साथ ये रहा कि उनके साथ दलित मुस्लिम गठजोड़ से यहाँ जीते हैं। इस बार जो सबसे ख़ास फ़र्क इस बार है वो यूपी भर में सपा रालोद गठबंधन को लेकर आम मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, और वो इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि इस बार, जैसा कि मुस्लिमों में अभी से यह चर्चा होनी शुरू हो गई है कि इतना उत्साह है, वो ये भी कहने लगे हैं कि इस सपा रालोद गठबंधन से सबसे ज़्यादा सदर सीट पर मुस्लिम वोट है। तो मुस्लिमों में, ख़ासकर युवाओं में, उनका मानना यह है कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि यहाँ से कभी सपा प्रत्याशी नहीं जीत सकता। अगर सपा के हिस्से में ये सीट जाती है, और सपा या मान लिया जाए रालोद के ही हिस्से में अगर जाती है और मुस्लिम प्रत्याशी, वो तो रालोद की हो गई है सीट, तो लोकदल के हिस्से में अभी कंफर्म तो नहीं है सपा वालों का। अभी तक ये कहना है कि हमारी कोशिश चल रही है और हो सकता है हमें भी मिल जाए, लेकिन आमतौर से ये समझा जा रहा है कि रालोद के ही हिस्से में जाएगी। लेकिन सपा वाले अभी इसे कंफर्म नहीं मानना है, और वो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो टिकट के दावेदार हैं उसमें जाट भी हैं, मुस्लिम भी हैं। उनका मानना अभी तक यह है कि अभी हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सीट, सदर सीट, सपा को भी मिल सकती है। जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का तो मानना यह है कि रालोद के हिस्से में ही जाएगी, लेकिन सपा वाले अभी ना उम्मीद नहीं है। उनका अभी तक भी ये कहना है कि सपा के ही हिस्से में ये सीट जाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि मुस्लिम यहाँ से प्रत्याशी उतारा जाए, तो जो पहले के हालात हैं उससे हालात जुदा होंगे। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा, अगर त्रिकोणीय यहाँ मुकाबला जैसा कि समझा जा रहा है, तो वो मुस्लिम प्रत्याशी को ही उसका नुकसान होगा, और त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को ही उसका लाभ मिलेगा। तो ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है। जब कोई प्रत्याशी यहाँ सामने सब आ जाएंगे, चुनाव का असली चेहरा तो तब सामने आएगा। सर शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मिसाल के तौर पे ये मान लेते हैं कि बिजनौर में एक जाट प्रत्याशी आ गया है गठबंधन से अगर जाट प्रत्याशी आता है, तो अभी पिछले दिनों जो ट्रैक्टर रैली हुई है बिजनौर में, सिटिंग विधायक ने जो अपना दमखम दिखाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे, यहाँ के विधायक जाट हैं, यहाँ के जो जिला पंचायत के चेयरमैन हैं वो जाट हैं, ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर जाट हैं, और भी कई सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जाट बिरादरी से जुड़े हुए हैं, अच्छा खासा दमखम दिखा रहे हैं। एक प्रिंस चौधरी भी काफी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट ज्यादा जाएगा या गठबंधन पर जाट का झुकाव होगा? देखिए, जहाँ तक बात जाट मतदाताओं के रुझान की है, मेरा मानना ये है कि जब तक प्रत्याशी पूरी तरह घोषित नहीं हो जाता, तब तक जाट कितने प्रतिशत किसकी ओर जाएगा यह भी कहना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। चूँकि अगर गठबंधन प्रत्याशी से कोई जाट प्रत्याशी आ जाता है और मजबूत आ जाता है, तो जाटों का रुझान निश्चित रूप से उसके पक्ष में जाएगा। और जहाँ तक बात मुस्लिम की है, मुस्लिमों का जो रुझान है, अगर वो गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में होता है, तो मजबूत स्थिति में मैं मानता हूँ कि गठबंधन का प्रत्याशी अगर जाट भी है, तो तब भी वो उसके पक्ष में काफ़ी स्थिति बिजनौर की जो चुनाव की होंगी उसके हक में ज़्यादा दिखाई देगी। और ऐसा नहीं कि बिजनौर में जैसे मुस्लिम प्रत्याशी जीते, राजा गजम्फर भी जीते हैं, लेकिन उस समय किरतपुर साथ हुआ करता था जब राजा गजम्फर अली यहाँ से जीते थे।
तो किरतपुर मेरे ख्याल विधानसभा सीट मिला। हाँ, तो बिजनौर की सीट में भी ये है कि दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन रहा है, जब भी हर चुनाव में मजबूत स्थिति जो बसपा के जो कैंडिडेट जो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बसपा के कैंडिडेट को आप कमज़ोर मान लेंगे या ऐसा है कि उसको वो मुकाबले में नहीं होगा। क्योंकि हमेशा आप अभी भी इतिहास उठाकर देखो कि बिजनौर में या तो कई वोटों का जब ध्रुवीकरण होता है तो उसके परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। और यहाँ अभी जब तक तस्वीर क्लियर नहीं हो जाती प्रत्याशी के रूप में, अगर मान लिया यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी आ जाता है गठबंधन से, तो हो सकता है कि जाट मतदाताओं का रुझान काफ़ी हद तक भाजपा के पक्ष में भी जा सकता है। जाटों के मतों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है, वो बसपा के पक्ष में भी जा सकता है कुछ। चूँकि किसी भी एक जाति या एक कम्युनिटी की बात अगर हम करें कि वो ये धारणा बना लें कि वो किसी एक पक्ष में जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। हमको ये लगता है कि जैसे अभी हमारे साथी रहमानी साहब ने बात कही कि जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में जो मुस्लिमों का अब तक युवा तबके का रुझान देखने को मिल रहा है, ऐसा है कि उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन मेरा मान अलग है, प्रत्याशी का व्यक्तिगत प्रभाव भी, व्यक्तिगत जो उसका प्रभाव है वो भी फेस वैल्यू भी होगा। जैसे आप यहाँ देखिए कि बसपा ने रुचि वीरा को यहाँ प्रत्याशी अपना घोषित किया है। वो उनके हस्बैंड यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। रुचि वीरा ने विधायक रहते हुए कई काम कराए हैं, विशेषकर खादर क्षेत्र के लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं। और ऐसा नहीं कि वो लोगों के सुख दुख दर्द में काम नहीं आई। तो मेरा मानना है ऐसा है कि मान लिया अगर गठबंधन का प्रत्याशी भी होगा तो ऐसा नहीं कि लामबंद होकर कि 100% मुस्लिम ही गठबंधन प्रत्याशी पे चला जाएगा। वो निश्चित रूप से उसमें उनके जो व्यक्तिगत असर के लोग हैं, जो उनके सुख दुख में काम आई हैं, तो वो भी इस चीज़ को काउंट करेगा। मैंने उन्हें देखा कि पेदा कांड जब यहाँ हुआ था, एक बहुचर्चित कांड हुआ था जिसने यहाँ के क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो हुआ था। मैंने ये देखा कि अगर वो मौजूदा विधायक थी और विधायक रहते हुए उन्होंने जिस तरह से काम किया था कि इतना बवाल होने से उन्होंने बचाया था कि पेदे में हम जब सुबह गए थे रिपोर्टिंग के लिए तो हमने देखा सुबह 5 बजे, सब 5-6 बजे करीब हम लोग पहुँचे, तो तब वो अकेली महिला ऐसी थी कि इतने लोग, पूरे भीड़ भी नहीं इतनी आ पाई थी, बाद में बहुत भीड़ आई थी। उस महिला ने इस शहर को दंगे की आग में ना झोंका जाए या बवाल ना हो जाए, उस अकेली महिला ने वहाँ खड़े होकर अपने सामने दफीना कराया था। और मैं तो उस बात से खुद भी प्रभावित हुआ था। हालांकि है कि बहुत लोग जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो सब ज़रूर प्रभावित हुए थे कि बिजनौर में ऐसा उन्होंने काम किया कि वो इसको जलने से बचा लिया था। तो ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 100% मुस्लिम उनके साथ जाएगा। और ऐसा नहीं कि जाट लॉबी में भी हर जगह बंटवारा होता है। हम ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मण भी आप कहेंगे तो उसमें ये नहीं कि अगर 10,000 वोट होंगे तो आप ये कहेंगे एक के पक्ष में सबके सब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मुस्लिम्स में भी नहीं है, ऐसा दलितों में भी नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि बसपा में दलित बहुतायत में जाता है और 10-20% मान लो कि वो और पार्टियों में भी जा सकता है। तो ये जहाँ तक उसका मामला है, तो मेरा मानना ये है कि वो जाटों का ध्रुवीकरण जो निश्चित रूप से होगा, और वो ये डिपेंड करेगा कि कौन कितना प्रभावशाली है, कौन अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध कर देगा। जो अपने आप को बड़ा सिद्ध कर देगा उसी के पक्ष में जाएगा। जैसे माना जाता है कि मान लिए यहाँ पे जो हमारे सांसद रहे भारतेंद्र सिंह रहे, भारतेंद्र सिंह का ये रहा कि वो नजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन आप हमेशा देखिए कि उनके जब भी वो यहाँ रहे हैं तो जाटों का बहुतायत में वोट उनको मिला है। और बाकी जो और प्रत्याशी जो भी रहे हैं उनमें एक आपस की लड़ाई, जो बाहर का प्रत्याशी होता है उसके साथ ये रहता है कि उससे दुश्मनी नहीं होती, उनमें मतभेद नहीं होते, क्योंकि उसका कोई ज़मीन का बंटवारा यहाँ नहीं है। वो अपने कम्युनिटी को इतना प्रभावित नहीं करता। जो यहाँ का होगा उसके गली मोहल्ले वाले परेशान होंगे, कभी कहेंगे कि यार हम वहाँ किसी काम को गए थे, विधायक जी ने मना कर दिया था। तो एक नाराज़गी का जो वोट होता है वो निश्चित रूप से दूसरे को जाता है। तो यही हम इस सीट पर मान रहे हैं कि अगर होगा तो निश्चित रूप से जाटों के उसमें बंटवारा भी होगा, कुछ पार्टी का मतभेद भी होता है। अब आपने बताया कि जैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी हैं,
तो एक नेताओं में भी एक स्पर्धा होती है कि अगर ये मेरे से बड़ा नेता हो गया तो वो उतने दिल से चुनाव नहीं लड़ाएंगे, उसके पक्ष का होगा तो वो रात दिन एक करके चुनाव लड़ाएंगे। तो इस बात का भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा कि वो किस कम्युनिटी का नेता है, मतलब कौन कितना बड़ा नेता को आप टिकट देते हैं। उनका अपना एक ग्रुप होता है, एक अपना अलग ग्रुप होता है। तो ये भी इस पूरे चुनाव में ये सब चीज़ें प्रभावित करेंगे और व्यक्ति का जो प्रभाव वो होगा चेहरा, वो ज़्यादा प्रभावित करेगा कि उसने क्षेत्र में वो लोगों से कितना जुड़ा रहा है। संगठन तो अपनी जगह है, संगठन अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने कितना समाज के काम आया है, कौन मेरे सुख दुख में खड़ा हुआ है। मेरे अगर कोई काम आया तो मैं तो ये जाति धर्म को भूल कर तो पहले उसके साथ खड़ा रहूँगा जो मेरे रात दिन काम आया। मतलब उस टाइम पार्टी भूल जाता है, उस समय पार्टी भूल जाता। तो ये भी है कि एक बात तो ये है कि हाँ, अब तक जो चुनाव हुए ये जाति धर्म के आधार पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बार लोगों का जो मन है वो ये है कि डेवलपमेंट को लेकर के बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगा, डेवलपमेंट मुख्य मुद्दा होगा, गन्ने का पेमेंट मुख्य मुद्दा होगा। इस बार मैं जो चुनाव में देख रहा हूँ, जो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो हमको ये महसूस हो रहा है कि लोग बाग इस बार मूलभूत समस्या पे आ रहे हैं। वो इन चीज़ों को भूल रहे हैं कि ये मुसलमान प्रत्याशी है तो मैं मुसलमान को ही वोट दूँ, ये जाट प्रत्याशी तो मैं जाट को ही वोट दूँ, ये पंडित है तो ये मैं पंडित को ही दूँ। इस बार जो नई चीज़ निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि किस आदमी ने कितना काम किया है, कि मेरे मोहल्ले की सड़क बनवाई नहीं बनवाई, या मेरे ये गंगा घाघर क्षेत्र में किसी ने तटबंध बनवाया नहीं बनवाया। इस बात पे मैं मानता हूँ कि इस बार इस पे चुनावी मुद्दा जो रहेगा वो किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान भी रहेगा, दूसरा किसने कितना डेवलपमेंट करा है ये भी रहेगा, और वो आगे उसकी सोच क्या है, उस नेता की सोच क्या है, इस पे भी ज़्यादा फोकस रहेगा मतदाता। मतलब अब जो वोटर है वो ऊपर उठ के सोचने लगा है, जो पुरानी उबाऊ राजनीति थी उससे अलग अलग मतलब एक यंग जनरेशन भी आ रही है ना, तो वो इस सब सोच से अलग है। दरअसल जो बोलता बिजनौर है ये सूचनाओं के माध्यम के साथ साथ एक ऐसा प्रोग्राम भी है। सर, आप दोनों सीनियर लोग बैठे हैं कि हम जो स्पेशली यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है उसको एक दिशा दे सकें। तो मैं ये चाहूंगी आप लोग ये गाइड करें जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको कि एक प्रतिनिधि, अपना जनप्रतिनिधि चुनने में कौन सी बातों को स्पेशली देखना चाहिए। जो हमारे नए वोटर हैं जो अपने फैसला खुद लेना चाहते हैं, उनको कौन सी बातें प्राथमिकता के आधार पर अपने प्रतिनिधि में देखनी चाहिए। पहले आप बताइए, फिर शर्मली से बात करें। मुझे यहाँ मुनव्वर राना का एक शेर याद आ रहा है, मैं उसी से अपनी बात शुरू करूँगा। मुनव्वर राना कहते हैं, सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहाँ भरने पे आए तो मक्खी बैठ जाती है। चुनाव कोई सा भी हो, जब चुनाव जब शुरू होता है तब लगभग सभी मतदाताओं की, वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात बिरादरी से हों, सबकी इच्छा यही होती है कि चुनाव मुद्दों पर हो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है उसे एक सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है और आखिर नतीजा ये निकलता है कि वो चुनाव उसी पर हिंदू मुस्लिम पर आ जाता है, विकास पीछे छूट जाता है, तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं और मतदाता अपने आप को लाचार और बेबस सा होकर इन नेताओं के फेर में आकर फिर उसी हिंदू मुस्लिम पर वोट कर देता है। तो इस चुनाव में भी ऐसा ही लगता है, वो कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कि प्रत्याशी चुनाव को किस दिशा में ले जाते हैं, किस रूप में ले जाते हैं। तो यदि यहाँ चुनाव फिर सांप्रदायिक हुआ तो जाहिर तौर पर उसका सबसे ज़्यादा लाभ भाजपा को पहुँचेगा और एक तो सांप्रदायिकता हो जाएगी, दूसरा त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबले में यूपी भर में भाजपा की जो आज स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सामने त्रिकोणीय मुकाबलों की ही एक उम्मीद है जिससे भाजपा को बहुत कुछ हासिल कर सकती है भाजपा। और मुझे यहाँ भी यही लगता है कि अगर यहाँ सदर सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को पहुँचेगा। भाजपा को जिस तरह लोग आंक रहे हैं सपा रालोद गठबंधन को लेकर, जिस तरह जाट, मुस्लिम और अन्य बिरादरी के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो भाजपा को भी हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना भाजपा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव निश्चित रूप से सांप्रदायिक होगा और उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। और ये कहना तो खैर अभी जल्दबाजी होगा कि ऊँट
किस करवट बैठेगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि उसका भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ मिल सकता है। जैसा मुस्लिम प्रत्याशी की बात हो रही थी, अगर मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ आता है तो उसका भी बड़ा लाभ भाजपा को पहुँचेगा। सपा रालोद गठबंधन से यदि कोई मजबूत जाट यहाँ आ जाता है मैदान में और साफ सुथरी छवि का हो या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत हो, सियासी उसका कुछ अपना चेहरा ऐसा हो, तो संभावनाएं कुछ हैं। लेकिन अगर मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से उसका भाजपा को लाभ पहुँचेगा। सर, मैं आपसे मेरा वही सवाल है कि एक मार्गदर्शन जो युवा वोटर है हमारा, उसको कि अपना प्रत्याशी चुनने में उनको कौन सी बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक युवाओं को देखना चाहिए, वैसे तो सोशल मीडिया पे आजकल युवा इतना एक्टिव है कि अभी हम किसी के बारे में बात करें तो उसका प्रोफाइल तुरंत निकालते हैं, इसका क्या पृष्ठभूमि रही है, किसके क्या रहे। दूसरी बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है उसे ये देखना चाहिए कि भाई ये जाति धर्म की राजनीति को छोड़ के ये हमारा जो देश है वो गंगा जुबनी तहजीब का मुल्क है और ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। कभी हिंदू मुसलमान से अलग नहीं हो सकता, मुसलमान हिंदू से अलग नहीं हो सकता। और हमेशा ये राजनीतिक लोग कैसी भी रूप में कैसी ले लें, आज भी हम लोगों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। मेरा मानना तो ये कि मेरे परिवार का भाई मेरे पास पहले बाद में पहुंचेगा, पहले मेरा मुस्लिम दोस्त पहुंचेगा। ये आजकल की जो इस समय जो हालात हैं, जो हम मानते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन सांप्रदायिक लोग इससे अलग बात करते हैं, जहर उगलने वाली बात करते हैं। तो युवाओं को इन सब चीज़ों में ना पड़ गए, ये देखना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर हम जाति धर्म में बटे रहे तो हम पिछड़े रह जाएंगे, हमारा क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा, हमारा प्रदेश पिछड़ा रह जाएगा, हमारा देश पिछड़ जाएगा, हम आपस में उलझ के ही रह जाएंगे। जहाँ दुनिया आज देखिए जो देश धर्म निरपेक्ष देश हैं वो आज कितनी तरक्की करते जा रहे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। हमको बजाय लाइन छोटी करने के उससे बड़ी लाइन खींचनी चाहिए और बेसिकली एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जो प्रत्याशी विकास की बात करे, जिसके मुद्दे हों, उसकी सोच देखें, उसकी पृष्ठभूमि देखें, उसके क्रियाकलाप देखें, उसका किन लोगों में उठना बैठना है, किस स्तर का उठना बैठना है। हाँ, उसकी गतिविधियाँ ऐसी तो नहीं कि जो समाज को नुकसान पहुंचा रही हूँ, उसकी गतिविधियाँ ऐसी तो नहीं जो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हूँ, उसकी गतिविधियाँ ऐसी तो नहीं जो गुंडागर्दी के तत्वों को बढ़ावा दे रही हो। ऐसे लोगों को जो समाज में शांति की बात करते हों, जो फिरका परस्त ताकतों को नकारते हों, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, उन्हें चाहे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बोलता बिजनौर पर दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बात कर रहे थे। एक शेर मुझे इस चर्चा पर याद आ गया कि ले मेरे तजुर्बों से सबक ए मेरे हबीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। तो उनके अनुभव से मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके अनुभवों से आप लाभ लीजिए, फ़ायदा लीजिए। चुनाव का समय बिल्कुल सिर पर है। एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके नगर की तरक्की के बारे में सोचे, आपके विकास के बारे में सोचे। तमाम सियासी मुद्दों पर और तमाम यहाँ के बिजनौर के मुद्दों पर हमने बात की और आपको तमाम रास्ते हमारे मेहमानों ने दिखाए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आप फ़ायदा उठाएंगे और बिजनौर में एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर अपने विकास की बागडोर उसके हाथ में देंगे। अगली चर्चा में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।